नमस्कार मित्रों। परिणाम आरएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास जो मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग क्रांतिकारी चरण की दूसरे चरण की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है उसकी चर्चा की थी। उस क्रांतिकारी विचारधारा की उत्पत्ति क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, उनके क्या कार्यक्रम थे, क्या घटनाएं उसमें थी, भारत के संबंध में क्रांतिकारी संस्थाओं और घटनाओं के बारे में बात की और भारत से बाहर जो क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए और जो घटनाएं हुई उनके बारे में बात की। फिर कैसे उसका अवसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही। फिर दोबारा जब दूसरा चरण उद्भव हुआ तो इस टॉपिक को हम इसी रूप में देख रहे हैं कि विचारधारा का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत जो है क्रांतिकारी विचारधारा की, ये शुरू होती है आपके 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में। यानी कि असहयोग आंदोलन के अचानक जो स्थगन हुआ, उस स्थगन के पश्चात फिर से एक बार गांधीवादी जो तरीके थे, उसमें कांग्रेस की नीति में नवयुवकों का भरोसा फिर से उठ गया। मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि कांग्रेस की विचारधारा, विशेषकर विचारधारा से क्रांतिकारी नवयुवकों का उसमें किसी प्रकार का एक तरह से समर्थन नहीं था। ठीक है। उग्रवादी चरण जो था, उसमें क्रांतिकारियों को उनसे कुछ एक तरह से स्वीकार्यता थी, लेकिन उग्रवादी नेता और उदारवादी नेता आपसी कलह में उलझ गए और अध्यक्ष के मुद्दे जैसे बिंदुओं पर कांग्रेस में बिखराव हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसका खामियाजा ये रहा कि सरकार इसमें सक्रिय हुई। सरकार की भागीदारी देखने को मिलती है कि सरकार कैसे कांग्रेस के आंदोलन को कमजोर कर रही है। नतीजा ये हुआ कि भारतीय नवयुवक जो थे वह क्रांति की मार्ग पर चल पड़े। प्रथम चरण की शुरुआत हुई। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब गांधी जी का पदार्पण हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, गांधी जी, आप क्षेत्रीय आंदोलन की बात की हमने पिछली क्लास में, देखा गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। तो गांधी जी के इन आंदोलनों, उनकी रणनीति जो थी सत्याग्रह की, उनसे नवयुवक वर्ग प्रभावित हो रहा है। गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की, ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो गांधी जी के साथ काफी बड़ी संख्या में नवयुवक वर्ग सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। लेकिन असहयोग आंदोलन जो था, जो चरम सीमा पर पहुंच चुका था, गांधी जी भी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे थे कि 1 वर्ष के भीतर हमें अधिकार, जो हमारे भारतीयों के लिए अधिकार प्रदान किए जाए, नहीं तो इससे भी कठोर आंदोलन चलाया जाएगा। इस घोषणा के बाद चोरी चौरा कांड जैसी एक हिंसक घटना हुई और गांधी जी ने चरम पर पहुंचे हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब ये घटना, गांधी जी ने ये इस प्रकार का बड़ा डिसीजन लिया, तो कांग्रेस के अंदर के बहुत सारे नेताओं ने, कांग्रेस के बाहर के भी नेताओं ने गांधी जी को उसमें आलोचना की। नवयुवक वर्ग भी असहयोग आंदोलन को अचानक से स्थगित किए जाने से एक तरह से दुखी था और हताश था। वो फिर से एक बार क्रांति की राह पर चल पड़ा और इसी के साथ क्रांतिकारी चरण का दूसरा फेज शुरू होता है। तो मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे, क्रांतिकारी चरण के शुरू का एक बड़ा, बहुत दूसरे फेज का शुरू होने का बहुत बड़ा कारण था कि असहयोग आंदोलन को अचानक से स्थगित किया जाना, जिससे नवयुवक वर्ग में जो गांधी जी के आंदोलन में साथ था, उनको लग रहा था कि अब कुछ मिलने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना के आधार पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नवयुवक में निराशा व्याप्त और फिर से अपने पुराने तौर तरीकों में क्रांति की राह पर चल पड़े। दूसरे चरण की शुरुआत होती। कार्यक्रम क्या थे? पिछले वाले कार्यक्रम ही है, लेकिन एक इसमें नया मुद्दा जुड़ा है जिसके बारे में बात करूंगा। सशस्त्र विद्रोह देखने को मिलता है, यहाँ पे बात कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी डकैती और कुख्यात अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, ये भी पहले वाले चरण में भी था। तो नया बिंदु आपको देखने को मिलता है, वह है समाजवादी गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना। इस चरण आते आते जो क्रांतिकारी वर्ग जो था, भारत का नवयुवक वर्ग था, वह पर्याप्त रूप से प्रौढ़ हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। प्रथम चरण और दूसरे चरण में एक बिंदु ये अलग करता है, वह ये है उनके कार्यक्रम और उद्देश्यों में, कि प्रथम चरण के क्रांतिकारियों के पास कोई उद्देश्य नहीं था। वह अपने अधिकारों के लिए अपनी सरकार की स्थापना की बात करता है, लेकिन सरकार का स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में उनकी कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं था। इस चरण तक आते आते क्रांतिकारियों की जो दृष्टिकोण था वह परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। वह अब अपना उद्देश्य, इस सशस्त्र विद्रोह सरकार को हटाने के बाद की हमारी योजना होगी, उसको लेकर के वो अपना दृष्टिकोण इनका क्लियर है। समाजवादी गणतंत्रात्मक सरकार की भारत में स्थापना करना, ये उनके उद्देश्यों में शामिल हो जाए।
तो ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच में एक अंतर, बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा क्रांतिकारियों की विचारधारा में। कार्यक्रम वही है, सशस्त्र विद्रोह, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना, स्वदेशी डकैती, कुख्यात अधिकारियों की हत्या, क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार, विचारधारा का प्रचार प्रसार, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये जो बिंदु है, ये प्रथम चरण से द्वितीय करता है। ये दिखाता भी है कि द्वितीय चरण तक आते आते क्रांतिकारी जो थे वो पर्याप्त रूप से वैचारिक स्तर पर मैच्योर, परिपक्व हो चुके। उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, स्पष्ट लक्ष्य है कि हमें करना क्या है। अगर सत्ता हमारे हाथ में आती है, सरकार को हम भारत से भगा देते हैं, तो उसके बाद की क्या हमारी रणनीति होगी, वो स्पष्ट दृष्टिकोण इनके इस उद्देश्यों में झलकता है। एक एक करके हम घटनाओं के बारे में बात करते हैं। घटना क्या है, बारे में बात इस चरण की क्या घटना घटनाएं। 1924 की बात है। 1924 में बंगाल में एक क्रांतिकारी थे, गोपीनाथ साहा। बंगाल के क्रांतिकारी थे गोपीनाथ साहा। क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा, 1924 की घटना है। गोपीनाथ साहा ने एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स टेग्राबल के स्थान पर, चार्ल्स टेग्राबल की हत्या की योजना नहीं, लेकिन उसके स्थान पर एक अंग्रेज अधिकारी डे की हत्या कर दी। गोपीनाथ साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको फांसी की सजा हुई। साहा ने चार्ल्स टेग्राबल, एक कुख्यात अंग्रेज अधिकारी था, टेग्राबल की हत्या की योजना बनाई। परंतु इनके स्थान पर डे, अधिकारी का नाम है, डे की हत्या कर दी। गोपीनाथ साहा गिरफ्तार हुए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको फांसी दी। साहा को फांसी हुई। ये एक घटना है, ठीक है। इसी प्रकार अक्टूबर 1924 में ये घटना है कि कानपुर में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर एक संगठन बनाया, ने मिलकर एक संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। अक्टूबर 1924 की घटना है। इसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। शॉर्ट में इसको HRA कहा जाता है। बनाया, और इस क्रांतिकारी संगठन कहां बनाया, कानपुर में। संगठन से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और भी अन्य साथी हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मैंने नाम, इस संगठन बनाया। इस संगठन ने एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया जिसका नाम है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब का है ये, 9 अप्रैल, सॉरी 9 अगस्त 1930 ईस्वी। काकोरी कांड क्या था,
समझिए पहले। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, जो उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, सहारनपुर और लखनऊ की एक छोटा सा स्टेशन है काकोरी। ठीक है, काकोरी पे ट्रेन के माध्यम से भारत का खजाना सरकार भारत से बाहर भेजने के लिए प्रयास कर रही थी, तो वो गुजरना था। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। तो काकोरी जो स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन था, वहां लोगों की आवाजाही कम होती थी, तो काकोरी स्टेशन को चुना क्रांतिकारियों ने। कौन से क्रांतिकारी? एचआरए के क्रांतिकारी। ठीक है, जिसमें कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य सहयोगी थे, मैं उनके नाम सबके लिखवाऊंगा अभी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद भी इसमें सहयोगी थे, साथ में थे। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्टेशन पर भारत के खजाने को सरकार जो बाहर भेजने की बना रही थी, वो काकोरी नामक स्टेशन पर लूटने की योजना बनाई और उस स्टेशन पर खजाने को लूट भी लिया। लेकिन बाद में पुलिस की छापेमारी में वो खजाना पकड़ा गया, उसके थे वो पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद बाहर रहे, वो नहीं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। जो क्रांतिकारी पकड़े गए, उन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर। ठीक है, और उनको फांसी की सजा हुई। तो कारावास हुआ, किसी को 10 वर्ष की फांसी की सजा हुई, उनके बारे में नाम लिख। तो 9 अगस्त 1925 की घटना है। एचआरए के क्रांतिकारी ने इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है, काकोरी स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन सरकारी खजाना जा रहा था, सरकारी खजाने को लूटने की योजना थी। ठीक है, भारत का ही खजाना था ये। ठीक है, लूट भी लिया, लेकिन बाद में पुलिस गिरफ्तारी में ये वापस माल बरामद हुआ। पुलिस द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे और इन सबको फांसी दी गई। क्रांतिकारियों के लिए इनकी फांसी एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि बड़े सारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास हुआ, जैसे मनमथ नाथ गुप्त, उनको आजीवन कारावास हुआ, हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे क्रांतिकारियों, किसी को 3 वर्ष की सजा, किसी को 5 वर्ष की सजा, किसी को 10 वर्ष की सजा। तो एचआरए जो क्रांतिकारी संगठन था, इस काकोरी कांड के बाद पुलिस गिरफ्तारी में एक तरह से कुछ काल के लिए निष्क्रिय हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या में क्रांतिकारी जो थे, या तो इन्हें फांसी दी गई, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल महत्वपूर्ण भूमिका थी, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, फांसी दी गई। मनमथ नाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारियों, यशदेव जैसे क्रांतिकारी जो हैं, वह आपके जेल में बंद हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए फिर रहे हैं, बचते हुए फिर रहे हैं। तो क्रांतिकारी संगठन कुछ काल के लिए कमजोर। ठीक है, इस घटना को, ये जो कमजोर हुआ, तो फिर से इसको रिवाइव करने के लिए अगले वर्ष 1928 में हम देखेंगे कि फिर से एक क्रांतिकारी संगठन का पदार्पण हो। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद इसमें पुलिस की गिरफ्त से बच रहे, लेकिन इनको फांसी दी गई। काकोरी के नाम से जाना जाता है। ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर के बीच। ठीक है, काकोरी नामक स्टेशन था, वहां इसको सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। लूट लिया भी गया, लेकिन पुलिस की मुखबिरी करने की वजह से, पुलिस द्वारा छापेमारी की वजह से सारा खजाना वापस प्राप्त किया और इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, कुछ को आजीवन कारावास, कैद की सजा हुई। ये सारी घटना कहलाती है, काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये जाना जाता है। 9 अगस्त है। नेक्स्ट घटना के बारे में बात करें, 1926 में लाहौर में, पंजाब के लाहौर में भगत सिंह, स्थानीय क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल एवं छबील दास आदि क्रांतिकारियों ने, छबील दास ने
नौजवान भारत सभा नामक एक संगठन की स्थापना की, क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। ठीक है, इनका उद्देश्य था जो छात्र वर्ग था, जो यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में पढ़ता है, उनमें क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार करना, उन्हें क्रांतिकारी झंडे के नीचे लाना और सरकारी गतिविधियों में शामिल करना, देश हित के लिए कुछ कार्य करना। नौजवान भारत सभा नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की पंजाब के क्रांतिकारी ने लाहौर में। भगत सिंह, सुखदेव, यश, कबीरदास। ठीक है, भगत सिंह का एक ग्रंथ भी है, नाम ध्यान रखिएगा, भगत सिंह से संबंधित जो है, मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह द्वारा लिखित रचना है नास्तिक क्यों, वाई आई एम एथिस्ट, भगत सिंह द्वारा लिखित, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 1926 की घटना है। अब जैसे मैंने बताया, काकोरी कांड के बाद उत्तर भारत के क्रांतिकारियों की एक तरह से क्रांतिकारी संगठन एचआरए था, वो कमजोर हो गया। ठीक है, तो कानपुर के संयुक्त प्रांत के क्रांतिकारी और पंजाब के क्रांतिकारियों ने, उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने मिलकर योजना बनाई। योजना ये थी कि हम अगर मिलकर प्रयास करें, कार्य करें, तो एक मजबूत संगठन बनेगा, हम ज्यादा इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से अपनी विचारधारा का प्रसार कर पाएंगे, अंजाम घटनाओं को अंजाम दे पाएंगे। इसी उद्देश्य से 1928 में 1928 में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किला है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया फिरोज शाह कोटला, उसी के नाम पर फिरोज शाह, आपके पास में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट का स्टेडियम भी है दिल्ली में। दिल्ली स्थित फिरोज शाह दुर्ग में, फिरोज शाह कोटला किले में, सितंबर की बात है, सितंबर, दुर्ग में 9 और 10 सितंबर, दुर्ग में उत्तर भारत के कौन, जिसमें नाम लिखता हूं मैं आपका, सचिंद्र सान्याल, सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत, यशपाल, जयदेव कपूर, जयदेव कपूर, ठीक है, सुखदेव आदि ने मिलकर एक नया क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नाम था HSRA। नाम आगे लिखता हूं मैं। एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस नाम से एक क्रांतिकारी, उत्तर भारत का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसमें पंजाब, संयुक्त प्रांत और अन्य क्षेत्रों के क्रांतिकारी शामिल थे। HSRA नाम से ही पता लगता है कि अब क्रांतिकारियों की विचारधारा काफी परिपक्व हो चुकी है, वह आगे के दृष्टिकोण को लेकर के, उद्देश्यों को लेकर भी चल रही है कि सरकार को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो इसके बाद हमारी क्या योजना, कार्य योजना रहेगी कि भारत में समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र की स्थापना करना है। नाम से पता लग रहा है ये। ठीक है, ये क्रांतिकारी संगठन बनाया। इस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित घटना क्या थी कि भारत में उस समय 1928 की बात है, बाद में उस समय साइमन कमीशन आया हुआ था। साइमन कमीशन आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है अपना, क्यों आया था, उसके बारे में क्या घटना है। साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का भारत के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस समेत बहुत सारे राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जगह जगह साइमन कमीशन का विरोध हुआ, उसके विरोध में हड़ताल की, जुलूस निकाला। ठीक है,
इसी दौरान लाहौर में कांग्रेस के वयोवृद्ध और दिग्गज नेता लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। वहां पुलिस अधिकारी, ध्यान रखना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, लाहौर लाहौर षड्यंत्र केस, जो इस घटना है उसको बारे में देखते हैं। ये है आपकी अप्रैल 1929 की, इसी से HSRA से जुड़ी हुई थी। घटना क्या थी कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस अधिकारी स्कॉट पुलिस अधीक्षक था उस समय, और उसका एक सहयोगी था सॉन्डर्स। स्कॉट एवं सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। इस लाठीचार्ज में काफी सारे प्रदर्शनकारी घायल हुए। लाला लाजपत राय पर भी लाठीचार्ज गिरी, लाठियां भाजी गई। लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ दिनों पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो पंजाब की एक बहुत बड़े कांग्रेस के क्रांति का कांग्रेस के राजनेता लाला लाजपत राय की जब पुलिस लाठीचार्ज में मृत्यु, के सारे के क्रांतिकारियों ने इस हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। हालांकि किस्मत से उस समय स्कॉट नहीं था, तो स्कॉट का सहयोगी उस समय मिला, तो स्कॉट के सहयोगी सॉन्डर्स को मार दिया गया। ठीक है, ये घटना है अप्रैल 1929। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस। पहला लाहौर षड्यंत्र केस 21 फरवरी 19 लाठीचार्ज। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों पर, जिसमें लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु की मृत्यु और इसी समय लाला लाजपत राय मरते मरते एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे शरीर पर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम देगी। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो इसका बदला लेना तय किया क्रांतिकारियों ने। ठीक है, इसी घटना को लेकर के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। हत्या, ठीक है। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कोई गिरफ्त में नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद पुलिस गिरफ्त में कभी आए नहीं। ठीक है, भगत सिंह वगैरह वो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, सुखदेव वगैरह, राजगुरु भी साथ में थे। यह जो घटना है अप्रैल 1929 की है, यह कहलाती है आपके लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, एक और घटना देखने को मिलती है, वह है आपका 1930 की घटना है। 1930 में जो केंद्रीय असेंबली है, केंद्रीय असेंबली में असेंबली विधान परिषद, केंद्रीय असेंबली दो बिल पर चर्चा हो रही थी। ठीक है, कौन कौन से बिल थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद विधेयक, डिस्प्यूट बिल, और एक बिल और था पब्लिक सेफ्टी बिल, लोक सुरक्षा बिल। विधेयकों पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान केंद्रीय असेंबली में भेष बदलकर चंद्रशेखर आजाद, सॉरी, भगत सिंह एवं उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त असेंबली की कार्रवाई देखने के बहाने प्रवेश करते हैं। ठीक है, असेंबली में
प्रवेश कर खाली स्थान पर बम फेंकते हैं। किसी को हताहत करना उनका उद्देश्य नहीं था, केवल बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवाज जरूरी है, इस प्रकार का स्टेटमेंट इसी घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सरकार जो भारतीयों के अधिकारों के लिए नहीं सुन रही है, ठीक है, तो उनके लिए धमाका आवश्यक है। प्रवेश कर असेंबली में प्रवेश कर बम फेंका, ठीक है, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारियां दी। जानबूझकर पुलिस सामने गिरफ्तार हुए, ठीक है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ ही समय के पश्चात सुखदेव और राजगुरु भी गिरफ्तार हुए। कुछ समय पश्चात पुलिस ने सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर दिया और भगत सिंह समेत सुखदेव, राजगुरु, इन पर लाहौर इसका मुकदमा चलाया, सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया और मुकदमा चलता रहा, इनको जेल में भेज दिया गया। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा, ठीक है, सॉन्डर्स हत्याकांड में। इसी दौरान जब ये ट्रायल उनका चल रहा था लाहौर षड्यंत्र केस का, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये जेल में बंद है। इनके एक साथी हैं जतिन दास, नाम ध्यान रखिएगा, जतिन दास का। ये भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद है किसी अन्य मुकदमे में, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो जतिन दास वगैरह इन सभी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो थे, ये तो इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चला और मामला चलता रहा और अंत में इनको फांसी। दास, बटुकेश्वर दत्त, इन सभी ने देखा कि जेल में उनके साथ यूरोपीय कैदी और भारतीय कैदियों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने एक सामान्य कैदी की तरह और समान कैदी की तरह मानते हुए विशेष अधिकार देने की मांग की कि जो उन्हें सुविधा दी जा रही है ऐसी सुविधा भारतीय कैदियों को भी दी जाए। तो इसको लेकर के भूख हड़ताल कर ली, जिसमें जतिन दास ने 63 दिन लंबी भूख हड़ताल की। 63 दिन तक खाया नहीं, लंबी भूख हड़ताल, और अंत में 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जतिन दास का नाम ध्यान रखिए। कैदियों के अधिकारों के लिए यहां पर जेल में कर रहे हैं। फिर जब ट्रायल पूरा हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस पूरा हुआ, तो इसी आधार पर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला और सिंह एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी। फांसी, इस घटना से पहले की बात है, 31 की। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, अपने साथी यशपाल, क्रांतिकारी साथी थे, यशपाल से मिलने इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क में आए। पुलिस की जासूस ने पुलिस को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में यशपाल से मिलने आए हैं। इन दोनों, यशपाल जब पार्क से चले गए तो बाद में चंद्रशेखर आजाद जब जाने लगे तो पुलिस ने उस पार्क को घेर लिया। ठीक है, 27 फरवरी 1931 की घटना है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव को फांसी देने से पहले की घटना है। अल्फ्रेड पार्क जो वर्तमान में इलाहाबाद में, पुलिस ने इसको घेर लिया और घेर करके चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने की घोषणा की कि गिरफ्तार करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट रूप से अपनी घोषणा की थी कि पुलिस के हाथों में मैं कभी नहीं आऊंगा। दोनों के बीच में फायरिंग चली और अंत में चंद्रशेखर आजाद जब अंतिम गोली बजती है तो अपनी ही राइफल से वो खुद सुसाइड कर लेते हैं एक तरह से। तो यहीं पर 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए और बाद में भारत सरकार ने एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के आजाद पार्क चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घटना में शहीद हुए। विधि चरण एक और महत्वपूर्ण से उत्तर भारत में HSRA पूरी तरह से कमजोर हो गया। बहुत बड़े क्रांतिकारी इनको फांसी की सजा हुई, शहीद हो गए। कुछ लोग अब जब पुलिस की गिरफ्तारियां इतनी बढ़ गई तो भूमिगत रहकर काम करने लगे, ठीक है। तो एक तरह से यह जो चरण था HSRA वह कमजोर हो गया। बंगाल की घटना की बात करें तो बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन कार्य कर रहा था, IRA। तो इनसे संबंधित एक क्रांतिकारी घटना है चटगांव शस्त्रागार आर्मरी शस्त्रागार केस। अप्रैल 19 अप्रैल की घटना है, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार ये क्रांतिकारी चरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। था क्या, बंगाल में चटगांव, जो वर्तमान चटगांव अभी आपका बांग्लादेश में पड़ता है, बंदरगाह है। चटगांव का एक स्थानीय शिक्षक थे, चटगांव के स्थानीय शिक्षक जो क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत थे, जिनका नाम था मास्टर सूर्य सेन। सूर्य सेन ने अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों को लेकर के एक संगठन बनाया। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, भारतीय सेना का गठन किया। एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। किसने? चटगांव के सूर्य सेन। इनमें सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी के नाम में अंबिका चक्रवर्ती, आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष, ठीक है। टेगरा बुल, दो महिलाएं भी थी, प्रीतिलता वाडेयर, कल्पना दत्त, ठीक है। ये कुछ क्रांतिकारी इनके सहयोगी थे। इन्होंने सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उद्देश्य क्या था कि चटगांव में ब्रिटिश सरकार का एक शस्त्रागार था जहां हथियार जाते थे, आर्मरी। इस हथियारों को प्राप्त कर हथियारों पर सबसे पहले कब्जा किया, अपने नियंत्रण में लिया और पूरे चटगांव जो शहर है उस पर कब्जा कर लिया और एक समानांतर सरकार की स्थापना की। 19 अप्रैल 1930 की घटना है। क्रांतिकारियों ने 19 अप्रैल 1930 को शस्त्रागार से हथियार लूटकर चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित। सूर्यसेन उसके राष्ट्रपति बने। सूर्यसेन के नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित, ठीक है। मतलब प्रशासन, जुडिशरी, इन सब पर नियंत्रण करके अपने कब्जे में ले लिया और अपने अधिकार, अपने व्यक्तियों को स्थापित करके ये काम कर रहे हैं। पूरा शहर चटगांव अपने नियंत्रण में ले लिया। सबसे पहले शस्त्रागार को लूटा, हथियार लूटे, फिर उसके पश्चात चटगांव शहर पर अधिकार कर लिया। सूर्यसेन उसके प्रमुख बने और वहां पे एक सरकार की स्थापना की। वहां अब जो स्थानीय जो अंग्रेज अधिकारी, उन सबको जेल में डाल दिया, गिरफ्तार करके रख दिया और उनका काम वो खुद करने लगे। न्याय का काम हो, शिक्षा का काम हो, प्रशासन का काम हो, इनकी सहयोगी करने लगे। इसको कहते हैं समानांतर सरकार की स्थापना। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस ने ब्रिटिश आर्मी की मदद से
कुछ ही पलों में मतलब कुछ ही समय में आक्रमण किया चटगांव पर, और अंत में दोनों पक्षों के बीच में मुठभेड़ हुई। ठीक है, और इस मुठभेड़ में प्रीति लता वाडेयर मारी गई, उनके कुछ सहयोगी भी मारे गए, मुठभेड़ में मारी गई। प्रीति लता वाडेयर मुठभेड़ में मारी गई। पुलिस मुठभेड़ में मारी गई। ठीक है, चटगांव को पुलिस ने एक बार रिहा करवा दिया, लेकिन सूर्यसेन और उनके कुछ साथी जो बच गए थे वो चटगांव से भाग निकले। लेकिन अंततः 1933 ईस्वी तक सूर्यसेन एवं उनके सहयोगी गिरफ्तार हुए और सूर्यसेन को फांसी दी गई। सूर्यसेन को फांसी। इनके साथ एक और महिला जो क्रांतिकारी थी, कल्पना दत्त, जीवन कारावास। ठीक है, बाद में ये रिहा कर दी गई। तो ये घटनाएं आपको ध्यान रखनी है चटगांव शस्त्रागार के नाम से। ये चटगांव शस्त्रागार केस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1930 की घटना है। 1933 तक सारे क्रांतिकारी या तो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या पुलिस में गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सूर्यसेन को फांसी दी गई, उनके सहयोगियों को कुछ को फांसी दी, कुछ को आजीवन कारावास, किसी को कुछ 10 वर्ष की सजा, इस प्रकार की बातें हुई। ये इस प्रकार क्रांतिकारी चरण समाप्त हो गया। एक दो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो आपके नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, ये मोटा मोटी जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में आपको ये क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखना है कि प्रथम चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, इनका महत्व क्या रहा, क्रांतिकारी क्या रहा। ठीक है, दोनों चरणों की बात करें तो हम करें कि इस क्रांतिकारी चरण का महत्व क्या रहा, क्या इसकी उपयोगिता रही, महत्व रहा। तो सीधी सीधी बात है कि नवयुवकों ने एक विशेष तरीके से, ठीक है, सरकार भारतीयों के अधिकारों की मांग उठाई, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। इसका एक महत्व ये रहा कि जो आत्मसम्मान की और गौरव की जो भावना थी, जो भारतीयों में लुप्त हो चुकी थी, उन्होंने भारतीयों को पुनः वह आत्मसम्मान और गौरव प्रदान किया। भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव का भाव पैदा किया। ठीक है, भारतीयों आत्मसम्मान और गौरव का भाव पैदा किया। कैसे? कि जो ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ नस्लवादी भेदभाव करती थी, भारतीयों को अपनी यूरोपीय सर्वोच्चता की जो थी, श्रेष्ठ भावना जो उनमें थी, भारतीयों के ऊपर थोपी गई थी, कहा जाता कि भारतीय हीन है, निकृष्ट हैं और यूरोपीय अपराजेय हैं, यूरोपीय किसी से हार नहीं सकते क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस भावना से जो ग्रसित आवाज उठाई भारतीय नवयुवकों ने, क्रांतिकारियों ने, और कहा कि गलत व्यक्ति को भी दंड मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, तो उसके खिलाफ भी शस्त्र उठाना कोई गलत बात नहीं है। तो इन्होंने भारतीयों में फिर वो गौरव, आत्मसम्मान की भावना पैदा की। जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी थे उनमें एक डर का माहौल पैदा किया कि वो एक तरफा निर्णय न ले, नस्लवादी भेदभाव से या औपनिवेशिक मानसिकता के साथ निर्णय न ले, वो भारतीयों भारतीय समझे, मानव समझे, उस हिसाब से। तो नवयुवकों में ये गौरव का भाव पैदा किया कि हाँ, भारतीयों का भी एक जीवन है, एक दृष्टिकोण है। ठीक है, और कुख्यात अधिकारियों में डर का माहौल पैदा किया कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आत्मसम्मान की भावना और गौरव का भाव उत्पन्न करने में इन क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान। ये चरण ज्यादा सफल क्यों नहीं रहा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि लोक जनमत में इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। आम जनता ने इसको समर्थन क्यों नहीं दिया? एक तो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो हिंसात्मक गतिविधि आम जनता से ही एक बड़ा वर्ग स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, ठीक है,
स्वीकार नहीं करता है। दूसरी चीज, चूंकि हिंसात्मक गतिविधियां हैं, तो इन क्रांतिकारियों को आम जनता से सक्रिय समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जैसे अन्य चरणों में। गांधी जी के आंदोलन में देखते हैं कि आम जन की, महिलाओं की भागीदारी है, बुजुर्गों की भागीदारी है, पुरुषों की भागीदारी है। यहाँ हम देखने को मिलते हैं कि महिलाएं की भागीदारी बहुत सीमित है। ठीक है, बुजुर्ग की भागीदारी बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर आपको नवयुवक मिलेंगे, क्योंकि संघर्ष में नवयुवकों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक तो इनका जो दायरा था वह सीमित था। आम जन का भी इनको समर्थन नहीं था, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां थी। इसलिए ये समय के साथ-साथ यह ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपने कार्य में इसका भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की आज़ादी में, भारत की स्वतंत्रता में इसका योगदान है क्रांतिकारी चरण का। और तात्कालिक रूप से बात करें तो उन्होंने भारतीयों में आत्मसम्मान और गौरव का भाव पैदा किया। देश की आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा सम्मान। इसी से प्रेरित होकर आगे हम देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जैसे संगठन स्थापित हुए और कांग्रेस के अंदर भी ऐसे राजनेता स्थापित हुए, आगे बढ़े, जिन्होंने क्रांतिकारियों से प्रेरणा पाई। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी चरण के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा चरण हमने आज पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तैयारी करते रहिए। मेंस मुख्य परीक्षा के लिए समय आपके पास बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें, नई चीज़ों को अब कम पढ़ने की बजाय पढ़े हुए चीज़ों को लिखें, लिखने पर ज़्यादा ध्यान दें और उसको रिवीजन करते रहें, ताकि आप कम समय में तुरंत प्रत्युत्तर आप दे सकें। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।